अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, कल एक दिल खराश वाक़या पेश आया शहर कराची में, जहां पर एक 28 साला नौजवान ने एक निजी मॉल की तीसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। वजह यह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी और उसके साथ साथ महंगाई की वजह से। इसी तरह का एक वाक़या चंद रोज़ पहले भी पेश आया था, जब एक सहाफ़ी ने अपनी जान ली थी। 5 बच्चों का वो बाप था, लेकिन बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से तंग आके उसने भी अपनी जान ले ली। लेकिन ये मसला जो है, हुकूमत समेत जितनी भी सियासी जमातें जो हैं, उनकी प्रायोरिटी पर हमें नहीं लगता। उनके लिए शायद ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो आजकल का सबसे बड़ा मसला है वो ऑडियो वीडियो लीक्स और ईवीएम। इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम पर ही होने चाहिए। कल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ईवीएम पर इलेक्शन होगा तो ही इलेक्शन कमीशन को फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, वरना हम इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने मशरूत कर दिया इंतखाबात को ईवीएम से कि जितने भी ज़िमनी इंतखाब हो, बल्दियाती इंतखाबात हो या फिर जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम पर होंगे तो फंड्स मिलेंगे। इसकी वजह क्या है? महंगाई के ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं की जा रही? इस वक्त जो मुल्क में हालात है, ये आम आवाम के लिए सेकेंडरी मामला है। इंतखाबात हो जाएं या ऑडियो वीडियो लीक्स हो जाए, उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला है आज वो है महंगाई का। तो महंगाई के ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और ईवीएम जो है, इसका मामला कहाँ जाके रुकेगा, इस पर बात करनी है। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब मौजूद होंगे। कादिर मंदुखेल साहब MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि मैं जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनकी तरफ बढ़ूँ, कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी प्रोग्राम का। हुकूमत की जानिब से, ठीक है, कंवर दिलशाद साहब अभी साथ मौजूद नहीं है, तो अफनानुल्लाह साहब आपसे हम कर लेते हैं आगाज़ कि हुकूमत ने कह दिया है कि अब जो होगा ठीक है। कंवर दिलशाद साहब आ गए हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि हम इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देंगे अगर ईवीएम पर इलेक्शन नहीं करवाया जाता है। जितने भी आगे इंतखाबात हों वो ईवीएम पर होने चाहिए। आईनी तौर पर क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? देखिए जी, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सही हकायक नहीं बताए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज पहले सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स को अपना रोड मैप पेश कर दिया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के बारे में अपना लाए अमल बताया और ये भी बताया कि जनाब हमारी 3 कमेटी जो है आला सतह की, उस पर भी काम कर रही है। वो 4 हफ्ते में जो है वो सारी रिपोर्ट पेश कर देगी। लेकिन मीनवाइल हमारे ये 8 नुकाती प्रोग्राम है, इस पर आप अमल दरामद करने के लिए हकामात जारी करें। पहली बात, बड़ी हैरानगी की बात है, ये चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत गया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। अब नंबर 2, आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो डिफिकल्टीज पेश आ रही है इलेक्शन कमीशन को, उसके बारे में उनसे मशावरत की। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद करने के लिए अपनी मुतर्रक हो चुका है, काम कर रहा है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग से मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको बताया गया कि हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जाए, हमें स्टोरेज की जगह दी जाए और चंद जो मसाइल थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, वो उनसे बाकायदा डिस्कशन हुई आज 11 बजे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। अब मैं हैरान हूँ कि वजीर आजम साहब जो हैं वो बाकायदा मिनिस्टर हैं पार्लिमानी अफेयर्स के, एडवाइजर की कोई हैसियत नहीं होती। वो एक तरफ साइड में बैठे मशावरत करते रहे, फाइल नोट करने की उनके पास इख्तियारात नहीं है। वो उस पर सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स खत गया, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को गया, खत पेश नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो हमारे मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जी हम एड बंद कर देंगे, सपोर्ट बंद कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर ये बात हमारी इतला के मुताबिक ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कही। काबीना के बाद दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी वहाँ तो जिक्र ही नहीं आया कि हम फंड बंद कर देंगे। किसी फंड कैसे बंद कर देंगे? ये तो आईनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, फंड हम कैसे रोक सकते हैं? ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं। अच्छा, और अगर ये हम एक तरफ साइड पर रखें, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो बाकायदा इस बारे में उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास तो आइन ने मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं। तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, बाबर रवान साहब बड़े पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के आइनी माहिरीन हैं, एडवाइजर भी हैं, और इसके बाद फरोग नसीम साहब बैठे हुए हैं।
तो उनको ये नहीं पता कि आइन का आर्टिकल 220 क्या कहता है। आर्टिकल 220 के तहत वो इलेक्शन कमीशन जो है जो ही शेड्यूल जारी करेगा इलेक्शन के हवाले से, तो वो उनको तमाम वफाकी इदारे, सूबाई इदारे और सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जुडिशरी भी आती है और जिनमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी यानी आर्मी भी आती है, वो सारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलत करने के लिए पाबंद हैं। अब अगर ये एक और बड़ी अहम बात है, फौज चौधरी साहब को मालूम नहीं कि जिस वक्त ये सारे मामलात आएंगे उस वक्त इनकी गवर्नमेंट ही नहीं होगी, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी अगस्त में, तो वो सारा काम वो करेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट ने काम करना है, ये गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, तो पता नहीं कहाँ बैठी होगी। तो ये हैरानगी की बात है कितने बड़े पार्लियामेंटेरियन फवाद चौधरी साहब ने किसके कहने पर इतनी बड़ी अहम बात कर रही। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो तावन कर रहा है। सही, रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हमारे पास पीटीआई के, उन्हीं से जान लेते हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी फवाद चौधरी साहब ने? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए फवाद चौधरी साहब ने एक सवाल के जवाब में ये बात की। बुनियादी तौर पे हमने देखना ही है कि उनका माफ़ी ज़मीर क्या है। देखिए जब पार्लिमान किसी भी चीज़ को कानून का हिस्सा बना देती है, जाहिर है हर शख्स जानता है इस बात को कि पार्लिमान ने आइन साजी करनी है, कानून बनाना है और हर ने फिर उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करना है। चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर आज कंवर दिलशाद साहब ने जो बात की, मैं इनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। वाकई इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई बाकायदा हर्डल नहीं है। शुरू में कुछ क्वेश्चंस थे, बाद में अपोजिशन ने उसको टेकअप किया और एक प्रोपेगेशन शुरू कर दी कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ना जी वो इस पर मोतरज़ है। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक सवाल के जवाब में ये बात कही होगी। बहरहाल अल्टीमेटली तमाम इदारों को पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है। इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब की बात को अगर हम पॉजिटिव लें तो ये कोई मजाके वाली बात नहीं है। उन्होंने इस ज़मीन में कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो ज़ाहिर इंतखाबात कंडक्ट करवाने हैं, पार्लियामान से कानून पास हो गया, AVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन सब कुछ इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई गैर आईनी बात है। नदीम साहब, आप भी कह रहे हैं और कंवर दिलशाद साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तो इस पे काम शुरू कर दिया है और जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहना कि हम फंड्स ही नहीं देंगे अगर इलेक्शन कमीशन EVM से नहीं करवाता है, तो इसको पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है? मैं आपको एक अर्ज करूं, अब तो EVM जो है वो आपके कानून का हिस्सा बन गया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही पाकिस्तान में इंतखाब होंगे और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी इस सिलसिले में अपने फैसले का इजहार किया। हम पंजाब में EVM पर अब इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, फिर दोहरा दूँ, गुजारिश कर दूँ कि बाद सवालों के जवाब में कोई ऐसी बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन का हमें एहतराम है, हमने पाकिस्तान के हर इदारे को जो आइन उसकी जिम्मेदारी का तयन करता है, हमें उस तयन का एहतराम करना है और हर इदारे ने उस तयन में रहते हुए अपने अपने हिस्से का काम करना है। ये चूंकि अपोजिशन के पास बहुत सारे नेशनल इश्यूज पर कोई करने की बात नहीं है, वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर अपने टॉपिक का टारगेट करते हैं और फिर उस पर बाकायदगी इसके उनकी फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर, सेकंड लेयर, बॉटम लेयर तक फिर वो प्रोपेगेशन को जारी और सारी करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इस मुल्क में अमन ना हो, यहाँ ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। अफनानुल्लाह साहब, आप तो कह रहे थे कि हम जो आम इंतखाबात होंगे वो अगर EVM से होते हैं तो हम नहीं मानेंगे, और अभी से ही बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने कह दिया था कि हम आज से ही नहीं मानते अगर इंतखाबात EVM से होने हैं। तो अब तो ये पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी EVM पर करवाने जा रहे हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पंजाब में इलेक्शन EVM पे होंगे या नहीं होंगे, ये वज़ीर आला पंजाब का काम ही नहीं है। यही तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा इंट्रोडक्शन के अंदर के लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के मसाइल जो हैं, लोगों वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बादी का शिकार है। और उस्मान बुज़दार साहब फरमा रहे हैं कि EVM से हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। ना उस्मान बुज़दार साहब को ये भी नहीं मालूम कि EVM स्टैंड फॉर क्या होता है। तो वो अब इस तरह के क्या कहते हैं लोगों को बदकिस्मती हमारी ला के ऊपर बिठा दी है। 3 महीने बाद अगर इलेक्शन है तो कहाँ से प्रोक्योरमेंट करेंगे लाखों मशीनों की, और कहाँ पे उनको स्टोर करेंगे, कैसे सारे के लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे? पूरी दुनिया में क्या कहते हैं उसका चिप का क्या कहते हैं वो आया हुआ है, ये ऑटो मेकर्स का आया हुआ है, ये जो कंप्यूटर चिप होती है वो मिल ही नहीं रही।
और ये कह रहे हैं हम 3 महीने के अंदर जब ईवीएम से इलेक्शन करा देंगे। अब ये गैर संजीदा बातें हैं। अब आप मुझे बताइए, एक गैर संजीदा, दूसरी गैर संजीदा बात ये है कि आज शिबली फराज साहब ने ये कह दिया कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने कल बात की थी ये तो प्राइम मिनिस्टर ने की नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो पीछे हमारी आपस में कुछ बात हुई थी तो फवाद चौधरी साहब ने बाहर निकल के क्या कहते हैं वो उसका ऐलान कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, मैं शिबली फराज साहब की बात मानूं, मैं फवाद चौधरी साहब की बात मानूं, मैं ये उस्मान बुज़दार साहब के क्या कहते हैं, मतलब कि ये अजीब तमाशा एक लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फुल एंड फाइनल अथॉरिटी है इलेक्शन कराने के लिए, ना उस्मान बुज़दार है, ना फवाद चौधरी है, ना कोई और है, लेकिन आप इनके आप फुर्तियां देखें रोजाना, ये आगे धमकियां देते हैं, जब बात बैकफायर करती है तो पैर पकड़ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं था, वजीर आजम साहब मुकर गए हैं, कुछ वजीर कह रहे हैं ये बात हो ही नहीं थी, और फवाद चौधरी साहब कोई और कहानी सुना रहे। तो अब मुझे बताएं ना, हम इनकी बातों को किस लिए सीरियस लें। और मुझे एक और बात बताएं, 130 अरब रुपए लगेंगे मिनिमम इनकी प्रोक्योरमेंट में, 3 लाख मशीनों की, उनकी स्टोरेज होगी, फिर लोगों की ट्रेनिंग होगी, ये सारा कुछ जो है ये मुझे बताएं, ये जो आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, पेट्रोल नहीं है, नौकरियां नहीं है। आज जो एक बंदे ने खुदकुशी की है कराची के अंदर एक शॉपिंग सेंटर के अंदर, कल एक बंदे ने खुदकुशी की है, क्या कहते हैं, लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, और इन लोगों के आप कारण बातें सुनेंगे ईवीएम के पीछे, ये आवाम को ईवीएम खिलाएंगे, क्या कहते हैं। बिल्कुल, लॉजिस्टिक मसाइल बहुत ज्यादा है, वसाइल ना होने के बराबर, और मसाइल जो है उनकी भरमार है। कबल दिलशाद साहब, सर अगर हुकूमत की जानिब से ये कह दिया जाता है, वैसे तो नदीम साहब कह रहे इलेक्शन कमीशन जो है, और आपने भी कहा है कि वो उसने काम शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है तो इसके ऊपर डिस्कशन तो बनती है कि अगर जो है लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से या दूसरे जो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं ईवीएम के, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि हम नहीं करवा सकते हैं इंतखाबात। बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं कि अब 2 से 3 महीने के बाद जिनका ऐलान किया गया है कि हम नहीं करवा सकते हैं, और हुकूमत मना कर देती है कि हमने फंड्स नहीं देने अगर ईवीएम पर नहीं होता, फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? देखो, पहली बात यह है कि फंड ना देने की कोई बात नहीं हुई, ये हमारे दोस्त ने भी कह दिया, हालांकि वो अपोनेंट हैं, उन्होंने भी बड़ी अहम बात कह दी, और बड़े एक अहम मिनिस्टर के हवाले से जो बात कही है, जो हमारी जो इतलात मिल रही थी उसी हल्के से हमें ये खबर मिली थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई इल्म नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा फंड रोकने के बारे में कोई बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं कही। इसलिए ये तो फवाद चौधरी साहब ने अपने, अगर ये अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का फर्ज बनता है कि अपने मिनिस्टर को की जवाब तलबी करें कि जी मैंने बात नहीं की, तो वो इतनी बड़ी बात कह दी, पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो गया, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी कल अपना एक बड़ा सोच समझ के बाखबर जराए के हवाले से खबर निकलवा दी उन्होंने कि हमें ये गुडी गुडी का खेल नहीं है, और हमें इसके बारे में दबाव डालने की कोशिश ना करें, हमें हमारे कोई फंड नहीं रोक सकता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का बयान आना पड़ेगा। अगर फवाद चौधरी ऐसी बातें ना करते तो सारा मीडिया जो कल से लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, बातें ना करता तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक इखलाकी फर्ज भी है, इखलाकी फर्ज नहीं है तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के, वो तो एक्शन ले सकते हैं कि भी तुमने ये बात कैसे कह दी। अगर वो अपने जो है जरताज गुल और अमीन असलम के बारे में डांटेपड़ कर सकते हैं, सरगोश कर सकते हैं, तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो भी आप अपने से बाहर क्यों हो रहे हैं? अब यहाँ तक कि मिनिस्टर, काफी मिनिस्टरों ने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू को नापसंदीदा करार दिया है, और हमारी खबर इतला के मुताबिक एक इंतहाई अहम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी लाए हैं कि जनाब इनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सख्त बयान देना पड़ा, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी इस मिनिस्टर साहब की वजह से, फवाद चौधरी की के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर भी खैर खामोश हो गए होंगे, उनका तबसरा हमें नहीं पता उन्होंने क्या रिमार्क दिए, लेकिन उस फेडरल मिनिस्टर ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है। तो अब ये अब बाकी रह गया कि देखो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है फेडरल मिनिस्टरों की, उसमें आजम स्वाति को तो बहरहाल खुद ही विड्रा कर लिया। आजम स्वाति सर जी मेरा नाम तो ना निकाल दे इसमें से, क्योंकि मेरा तो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वो तो निकल गए। बाकी 3 मिनिस्टर जो हैं वो कल मेरा ख्याल है, हमारी इतला के मुताबिक वो चीफ इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके जो रोड मैप यानी कि कमेटी बन गई है इस पर काम करने के लिए। अच्छा कवर दिलशाद साहब, इन बातों से निकल के कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा या इलेक्शन कमीशन कर रहा है काम या नहीं कर रहा, आप ये बताएं कि ऐसा आपको मुमकिन नजर आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन भी कह रही है कि अब ये 2 से 3 महीने के बाद बल्दियाती इंतखाबात कह रहे हैं कि हमने ईवीएम पे करवाने हैं, क्या पॉसिबल है कि इतने कम वक्त में ईवीएम की प्रोक्योरमेंट भी करना
उसके लिए अमला जो है उसकी ट्रेनिंग भी करना, और जो लोग हैं बहुत सारे लोगों को तो आज तक एटीएम मशीन इस्तेमाल करनी नहीं आती, उनको भी ये बताना, उसके लिए तो बाकायदा एक पूरी कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी लोगों को सिखाने के लिए कि इस मशीन को इस्तेमाल किस तरह से करना है। नजर आ रहा है आपको ऐसा पॉसिबल कि हो जाएंगे ईवीएम से इलेक्शन? जैसे आपने फरमाया इसी तरह का खत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भिजवाया प्राइम मिनिस्टर को, जो आप फरमा रही हैं। सही। इसी तरह से बात बाकी रह गया कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, तो जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी इख्तियारात को अप्रूव कार लाएगा। जो हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं, वो आईनी इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए गए आर्टिकल 222 के तहत कि अगर कोई, पहली बात उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग है, जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी को कोई इदारा पाकिस्तान का चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर 2, आर्टिकल 222 ये कहता है कि ऐसा एक्ट जो पार्लियामेंट और सूबाई असेंबली बनाए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की कोशिश करे, या वो आर्टिकल 218, 219, 226 से मुताबिकत न रखता हो या उसकी जरूरियात को पूरी ना करता हो, तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने का पाबंद नहीं है। जब ये देखेगा इलेक्शन कमीशन जो हालात हो रहे हैं, तो वो उसी आर्टिकल 222 का सहारा लेकर वो हुकूमत पाकिस्तान को, वजारत पार्लिमानी अफेयर्स को खत लिख देगा कि जनाब आर्टिकल 222 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसके तहत ये इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं हो सकते, हम इसको डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो करवा देंगे। आर्टिकल 222 में मुकम्मल इख्तियार दे दिए, मुकम्मल इख्तियार दे दिए। ठीक है अफनानुल्लाह साहब, आप इसका जवाब दे दीजिए। वैसे तो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था तो आपने कहा था कि हम अदालत लेके जाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं है, तो क्या अब भी उम्मीदें हैं लेके जाने की, या फिर आपने बिल्कुल इस ऑप्शन को निकाल दिया है कि अदालत में चैलेंज नहीं करना है इस बिल को? देखिए, हमारी जो लीगल टीम है वो इसको देख रही है अभी, और इसके ऊपर जो लास्ट अपडेट थी वो यही थी कि वो इट इज़ अंडर स्टिल कंसिडरेशन है कि इसको लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन मैं इससे अहम बात ये है कि जो कानून बन भी गया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम का इस्तेमाल करेगी जनरल इलेक्शन के लिए। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 2023 के इलेक्शन में ईवीएम सारे के सारे इस्तेमाल होंगे या 2028 में। ये ईवीएम का कितना इस्तेमाल होगा जनरल इलेक्शन के अंदर, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वो समझते हैं कि कितने इस्तेमाल के ऊपर सेफ रहेगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ये नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद नंबर 2, 3 सारी चीज़ें आती हैं। ये कानून है, ये कोई आईनी तरमीम नहीं है। ये बाकी जो चीज़ें ये आइन में लिखी हुई हैं, या कहते हैं इसको आप तब्दील भी नहीं कर सकते। ये 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आप इसको तब्दील भी नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये सारा का सारा जो मसला है, ये देखें मैं उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा था जिसके अंदर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अंदर ये सारे बिल को हमने शिक बाय शिक डिस्कस किया था, एक एक चीज़ को। इसके टोटल 49 नुकात थे, उसमें से हमने 23 नुकात के ऊपर हुकूमत को कहा था कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और हमने इवन हुकूमत को इस हद तक कहा था कि जो अगर आप कहते हैं ईवीएम लेके आना, तो इस तरह करते हैं, बातदरीज ले आते हैं। हम इस तरह करेंगे कि इस दफ़ा पहली दफ़ा आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट ऑटोमेट कर लेते हैं, अगली दफ़ा हम जो है वो मशीनें ले आएंगे, उससे अगली दफ़ा हम आई वोटिंग ले आएंगे, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसा ऐसा, यानी कि पहले 5% हल्कों में करा लेंगे इलेक्शन, देखेंगे रिजल्ट कैसा आता है, शहरों में पहले करा लेंगे। कोई इत्तेफाक हुआ था इन बातों के ऊपर जो आप बता रहे हैं? नहीं, देखिए उसके ऊपर तो जो है गवर्नमेंट इनिशियली तो क्लूलेस थी, इनको तो ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है बिल के अंदर। अब मिसाल के तौर पर इसमें ये लिखा हुआ था कि नादरा वोटर लिस्टें बनाएगा। अब नादरा वोटर लिस्टें ये आइन के खिलाफ है, ये वाली बात। नादरा वोटर लिस्ट बना ही नहीं सकता, वोटर लिस्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन बना सकता है। हाँ, इलेक्शन कमीशन नादरा से उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए उनको कह सकता है, वो उसका हक है इलेक्शन कमीशन का। इसी तरह हमने कॉन्सेंसस डेवलप करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की। उसको हेड कर रहे थे ताज हैदर साहब, जो सेनेटर है पीपल पार्टी के, और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि उसको हम जो है वो हम कॉन्सेंसस डेवलप करें, क्योंकि ये मामला ऐसा है नहीं जिसके अंदर, अगर देखें ये ऐसा मामला है कि इसके अंदर अगर कॉन्सेंसस नहीं होगा ना तो बहुत मसले और अभी से खराब होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल यही हमारा सवाल शुरू से है कि कंसेंसस को क्यों डेवलप नहीं किया गया, क्यों तमाम जमातों को साथ बिठा के उनके साथ इत्तेफाक राय से ये बिल क्यों नहीं पेश किया गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कादिर मंतुखिल साहब ने हमें ज्वाइन करे। कादिर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब
आ रही है। ठीक है। अच्छा कादिर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अब उसने काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से ईवीएम पर इलेक्शन होता है या नहीं होता। इस सिलसिले में ख़त भी लिख दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन सर 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई तौर पर लगाए थे, उसके बावजूद हुकूमत ने ये बिल मंजूर कर लिया। हम क्या समझे कि क्या ये अपोजिशन की नाकामी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर सही तौर पर मुकदमा नहीं लड़ सके, अपने भी एतराज़ात का और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का भी? देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि ये एक हफ्ता पहले 24 तारीख को हमारी कानून इंसाफ कमेटी का इजलास था, जिसमें इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी भी उस इजलास में आया था, कमेटी ने बुलाया था। तो उस वक्त मैंने ये सवाल किया था उनसे कि जनाब ये बताए कि आपके 37 एतराज़ात दूर हो गए? तो कह रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा ये बताओ 8 लाख लोगों को जो आपने ट्रेन करना था, आपने कोई प्लान बनाया? बोले नहीं। मैंने कहा ये बताओ फंड आपको मिल गया? बोले नहीं। मैंने कहा ये बताओ आपने जो मशीनों का तरतीब है वो सब बना ली है? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये तो कानून बन गया, अब आप क्या करेंगे? आपको तो करना पड़ेगा। तो जवाब दिए, ये बात मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ और पूरे मीडिया पे टीवी थी, रियाज फतेहाना साहब की सरबराही में जो हमारी कानून इंसाफ कमेटी के इजलास चला था, तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने ये बोला कि मुल्क में दहशतगर्दी का कानून बना हुआ है। मैंने कहा जी। तो कह रहे कि दहशतगर्दी हो रही है? मैंने कहा हाँ, वो भी कभी कभार हो जाती है। तो फिर उसके आगे कुछ नहीं, उसके बोला आएंगे तो हम देखेंगे। दूसरी बात ये कि मैं कंवर दिलशाद साहब को सुन रहा था, बिल्कुल आर्टिकल 222 और आर्टिकल 220 वेरी क्लियर है उस हवाले से। ये फवाद चौधरी साहब ने जो यू टर्न मारा है और ब्लंडर उन्हें ये किया है, जो डॉक्टर अफनान साहब हवाला दे रहा था अभी 8 बजे वाले शो में किसी टीवी चैनल पे, इनके मिनिस्टर साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिए कि ये प्राइम मिनिस्टर के सामने बात ही नहीं हुई है। यानी पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा भी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं था और फैसले हुए हैं, या प्राइम मिनिस्टर के होते हुए फैसले वापस लिए गए, क्योंकि इस पर दफा शायद यू टर्न की बारी फवाद चौधरी को दे दी है कि भाई तू यू टर्न मारो, मैंने तो बहुत यू टर्न मारी है। सवाल ये है कि ये सारी चीजें अपोजिशन के जो एतराजात है वो अपनी जगह पे, इलेक्शन कमीशन के एतराजात अपनी जगह पे। आप मुझे बता दो कि ऐसे इलेक्शन का फायदा क्या? और पाकिस्तान के 74-75 साल तारीख में ये पहला इलेक्शन होगा जो 1.5 साल पहले ही मुतनाज़ा हो गया। बिल्कुल, मकसद ये था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। 2017 की इंतखाबी इस्लाहात भी इसलिए लाई गई थी कि धांधली से बचा जा सके। इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इस तरह का ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नजर आए, लेकिन वो नाकाम हुआ। लेकिन इस इंतखाबी इस्लाहात के बिल मंजूर होने के बाद, इसके कानून बनने के बाद अभी से ये मुतनाज़ हो गया। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि अगर अभी जो है ये मंजूर हो जाता है तो हम अभी से कहते हैं कि अगला इलेक्शन हम नहीं मानते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नदीम साहब, इंतखाबी इस्लाहात का मकसद ये था, चाहे वो 2017 की हो या फिर जो अभी पेश की गई थी, कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन अभी से मुतनाज़ हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बिलावल साहब की भी बात करी थी कि उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि हम अभी से अगले इलेक्शन को नहीं मानते हैं। तो सर वो मकसद तो फौत हो गया जिस मकसद के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जा रही थी। कतई मकसद फौत नहीं हुआ। हाँ, हमारी अपोजिशन की जमातों की वो ख्वाहिश वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकी कि किसी भी अच्छे काम को जो उनका अपोनेंट करे उसको इंडोर्स ना करके वो कोई बहुत बड़ा क्रेडिट लेना चाहेंगे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। आप 2008 से 2013 तक के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, किसी भी इलेक्शन कमीशन के, अभी कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ थे, किसी भी सीनियर ऑफिसर को बुला के थोड़ा सा आप क्वेश्चन करेंगे, वो आपको बताएंगे ये बहुत सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के दौर में आगे बढ़ी। और खुर्शीद शाह साहब एज ए मिनिस्टर इसको खुद देखते थे, ईवीएम पे काम उन्होंने खासा किया। और फिर इसको देखिए, कोई भी एक जो आइडिया होता है उसको बहुत सारा अरसा उस पर काम होता है, तो तब जाकर वो फाइनल शक्ल में लोगों के सामने आता है। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि चूंकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर ये है कि हमने अपोनेंट की किसी अच्छी बात को इंडोर्स तो करना ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि निजी महफिलों में इसी सिस्टम पर इजहार एतमाद करने वाले लोग जब चैनल्स पर बैठते हैं तो उसमें नकाइस निकालते हैं। अभी सेनेटर फनानुल्लाह साहब, डॉक्टर साहब जो हैं, बहुत मतलब ये मैं इनसे तवक्को रखता था
इन्होंने खुद आपके सामने बता दिया कि जी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज पर इस पर बहस हुई और 23.5 नकात पर इत्तेफाक राय भी हो गया। मतलब बहुत सारी चीजें जो ये चाहते थे कि ये इंप्लीमेंट हो इस कानून के जरिए, वो तो उसमें आ गई। और जहां तक ये बात करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात किए, देखें किसी चीज पर एतराज करने में और कोई पॉइंट रेज करने में बड़ा फर्क है। अगर आप किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने के लिए, उसकी एफिकेसी को बेहतर करने के लिए, उससे बेहतर नताइज लेने के लिए अगर आप अपनी कोई राय देते हैं, तो उस राय के लिए तो नेशनल असेंबली में इस पर डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सब लोग आए, उसको प्रैक्टिकल वर्किंग में देखें। और पूरी हमारी अपोजिशन की जमातों ने उसका बाइकआउट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर नेशनल असेंबली को ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने रिक्वेस्ट की फ्लोर ऑफ द हाउस सारी अपोजिशन जमातों से अपनी राय दें। जो ज्वाइंट सेशन था पार्लियामान का, वो मुलतवी हुआ कि चलें शायद ये हमारे दोस्त बैठेंगे, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में बात करेंगे। वो जो मुलतवी होने का तासुर था ना नदीम साहब, वो ये भी दिया जा रहा था कि शायद इत्तेहादी जो थे वो नहीं मान रहे थे, इसलिए मुलतवी हुआ है। देखिए इत्तेहादियों के हवाले से तो जो भी बात थी वो हमारी विद द पार्टी मामला था। और उसको भी मैं असल में यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने देखा कि जी अगर इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई ऐसी बात आई है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो इनके ज़हन में था कि शायद अब हम इसको कैश करवाएंगे। और इन्होंने बड़े उस दौरान उनसे रब्ते करने की कोशिश भी की, और वो पूरा वीक आप प्रोग्राम भी देखें, आप प्रिंट मीडिया भी देखें, इनके ज़हन में यही था कि जी, और इन्होंने तासुर भी यही दिया कि जी इत्तेहादी नाराज़ हो गए, अब गवर्नमेंट गई, अब गवर्नमेंट गई। चूंकि इनके पास एजेंडा नहीं है किसी भी हवाले से। अभी इमरान साहब ने कहा कि जी कहां से मैकेनिज्म लाएंगे, कहां से इतने, भाई अभी रिसेंट पास्ट में आपके इसी हेल्थ सिस्टम ने कोविड जैसी इतनी बड़ी वबा का फेस किया, और लोग कहते थे जी पाकिस्तान कैसे फेस करेगा। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वो भी एक बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बल्कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा फ्लैश आया था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर ने, हेल्थ स्ट्रक्चर ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, सबने मिलकर काम किया। ठीक। और मैं ईवीएम के हवाले से आपको अर्ज कर दूं, ईवीएम पहले भी कई जगहों पर इलेक्शन कमीशन इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको कई जगह आजमा चुका है। और पंजाब के बलदियाती इंतखाब के हवाले से सेनेटर साहब ने कहा वो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं करवाने, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने। हमें आपसे ज्यादा आइडिया है इलेक्शन कमीशन के की डोमेन का, उनकी पावर का, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है उसका, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान की, मैं यमुना मिसाल देता हूं और ये मिसाल भी ग्राउंड पर है, पहली गवर्नमेंट है कि जो गवर्नमेंट में होते हुए हुकूमती जमात को कुछ बाई इलेक्शन में शिकस्त। वैसे नदीम साहब, आप ही के अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना जरूरी है। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी, कादिर मंतुखिल साहब से मैंने सवाल करना है। कादिर साहब, आप लोग ऑपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि हुकूमत ने बुलडोज किया और कानून मंजूर करवा लिया पार्लियामेंट के अंदर। यही इल्ज़ाम जो है MQM आपके ऊपर लगा रही है कि सिंध हुकूमत ने बुलडोज करके बल्दियाती कानून जो है वो मंजूर करवा लिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं सर आपके, वहां पर क्यों नहीं कंसेंसस कायम किया गया जो अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ? जी, मैं पहले अपनी सिंध हुकूमत का जो बल्दियाती बिल है, ये वही बिल है आयशा जो 4 साल नियामतुल्लाह खान साहब मेयर रहे जमात इस्लामी के, और 4 साल MQM के मुस्तफा कमाल से जो इस वक्त PSP के सरबराह है और मेरे मुकाबले में वो कैंडिडेट थे। ये 4 साल तक उसी निज़ाम के तहत ये चला रहे थे। बल्कि उस निज़ाम में हमने थोड़ी बेहतरी ये कर दी है, जब MQM और PTI के लोग कहते थे कि मेयर के पास वाटर बोर्ड का महकमा होना चाहिए और सॉलिड वेस्ट का होना चाहिए, वो भी इस बिल का हिस्सा बना दिया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और फिर उस बिल के लिए उनके तजावीज़ भी हमारे पास आया है, रिटर्न पे मौजूद है, उनके साथ डिस्कशन भी है। और फिर क्या बात है, जब बिल असेंबली में आता है तो बगैर पढ़े हुए और वो बाइकाट कर लेते। चलो, मैं सारी बातें मान के दोबारा आपके प्लेटफॉर्म से मैं दावत देता हूँ, MQM के, PTI के, जितने भी अपोजिशन के वहां के हैं, उन सबको दावत देता हूँ, आइए हमारे साथ बैठे। आपको किस शिक पे एतराज है, हम उसको दूर करने के लिए तैयार है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो वफाक के हवाले से आपने सवाल किया, मैं नदीम कुरैशी साहब की खिदमत में अर्ज करूं, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया और ज्वाइंट सेशन के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे थे कि इत्तेहादियों में MQM और GDA और काफ लीग ने एतराज किए कि हम इस EVM सिस्टम का आपका वो नहीं करेंगे, हिमायत नहीं करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास मुलतवी करे। चलो, मैं कहता हूँ ये मेरी बात गलत समझ लो, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिर्फ इस वजह से मुलतवी कर दिया है कि अपोजिशन के साथ बात किया जाए, स्पीकर को इख्तियार दिया है। मैं ये बात मान लेता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ।
आपको याद है स्पीकर साहब ने अपोजिशन को लेटर लिखा, अपोजिशन ने उसके जवाब में उसको लेटर लिखा कि ठीक है हम बैठने को तैयार है, आप सब कमेटियां बना ले। और फिर अचानक रात की 10-11 बजे जो है ना मैसेज आता है कि सुबह 12 बजे जो है ना जॉइंट सेशन है। और फिर इसी वजह से हमने बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में अपने स्पीच में स्पीकर को यह कहा कि कम से कम आप अपना कुर्सी का लाश तो रखे, आपको एक इख्तियार दिया गया है कि आप हमसे बात करें, आपने हमसे बात की है, हमने हामी भर ली है, और फिर ये अचानक से इजलास आ गया तो कम से कम इजलास को मुलतवी कर रहे। तो ये थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करे नदीम कुरैशी साहब। ये सारी बातें मीडिया के सामने, आवाम के सामने आ रही है कि हम तो बैठ रहते, हमने बात किए और अचानक जॉइंट सेशन, क्योंकि फिर उसी जॉइंट सेशन में जब हमें ये खदशा हुआ कि भाई ये मान कैसे गए, तो उनकी अपनी पीटीआई के एक एमएनए जो कराची से आमिर लियाकत साहब ने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया, ये तो सारे मीडिया ने दिखा है। और फिर उसके बाद काफ लीग भी सीधी हो गई एक टेलीफोन कॉल से, एनकेम भी सीधी हो गई, जीडीए भी सीधी हो गई, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया तमाशा। तो आप ये कर दे, जो आप अगर जमहूरियत से यकीन करते हो, ये सारी चीजें, और आज भी मैं आप कहता हूँ हम तो इस चीज को मानते नहीं है, ये पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन इस ईवीएम सिस्टम के साथ करा रहा है, इनका पोल यही खुल जाएगा, ये आगे जाके जनरल इलेक्शन तक बात ही नहीं जाएगी, सब के सब आवाम के सामने बात आ जाएगी कि एक बटन से जैसा 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए उन्हें इलेक्शन चुराया, अब 2023 का इलेक्शन ये ईवीएम सिस्टम के जरिए। तो कादिर साहब आप लोग मुतबादिल भी तो नहीं बताते ना, जो पहले वाला सिस्टम है। मुझे एक सवाल करने दीजिएगा, मंदोखेल साहब दो चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे ये बताइएगा, उसी आरटीएस सिस्टम के तहत आप आज रुकने असेंबली है, उसी आरटीएस सिस्टम के तहत आपकी सिंध में असेंबली में सिंध में गवर्नमेंट है, मैं मतलब हैरान होता हूँ जहां नताइज आपकी मर्जी के आते हैं आप उनको तो कहते हैं ठीक है, और जहां जिन जगहों पर आपको शिकस्त होती है वहां फौरन सिस्टम पर इल्जाम लगा देते हैं। आप पता नहीं कौन सी टेलीफोन कॉल्स का जिक्र करते हैं। दूसरा ये फरमाइएगा, खुर्शीद साहब से पूछिएगा कि उन्होंने इसी ईवीएम मशीन पर कितना काम किया। आज जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी मैं आने वाले इंतखाब को आज ही नहीं मानता, मतलब आपको अंदाजा तो है कि पब्लिक को पता चल गया कि 13 साल में सिंध में आपने क्या काम किया। आपको सिंध की परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान में अब फेस करनी पड़ेगी। सिंध की आवाज पूरे पाकिस्तान में, लोगों को पता है कि सिंध में 13 साल में आपने क्या डिलीवर किया, और 2008 से 13 तक जो पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था, यहाँ जो दुनिया जहां के स्कैंडल्स, हज स्कैंडल्स, F-18 स्कैंडल्स, वो सब स्कैंडल थे, वो सारी कौम को पता है। जवाब तो दे ना, जी जवाब दें, उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है नदीम साहब। पहले जवाब तो ये कि 13 साल में हमने सिंध में पाकिस्तान की क्या एशिया की जदीद तरीन हॉस्पिटल बनाए, जिसे बेनजीर ट्रॉमा सेंटर, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर, हर जिले में स्टेन बाइट गाड़ियां और बहुत सारी चीजें लातादाद हमने बनाई। सारी कौम को बीमार करके आपने हॉस्पिटल बना दिए हैं, बस पूरी कौम सिर्फ इलाज करवाए, और बस पूरी कौम खाने की जगह वो हॉस्पिटल खाएगी। अरे सुन तो ले यार, छोड़े नदीम कुरैशी साहब, आपने सवाल किया, जवाब तो दे देना मुझे। आप ये बताओ कि आपने लंगर खाने में ये भीख पूरा पाकिस्तान पे लगाया, अगर आपने गिरबान में देख ले, आपने 8 साल में पुख्तनख्वा में क्या हाल कर दी है वो भी दुनिया के सामने। और फिर आप आरटीएस सिस्टम के जरिए जो बात करें, हमने तो कश्मीर का इलेक्शन भी मान लिया है, जो इतनी धांधली के बाद, सब कुछ गुंडागर्दी के बाद, आपके वजीर कश्मीर कमूर को इलेक्शन कमीशन की वायलेशन के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्टेज के बिठाने के बावजूद, पैसों को बंदरबाट के बावजूद, हमने वहां पे हमने सबसे बड़ी सेकंड पोजीशन हमने हासिल की है। तो और मेरा इलेक्शन 6 महीने पहले हुआ, 6 महीने पहले ये फैसल वाडा साहब ने खाली किया, पहले नंबर पे था, आज आपकी पार्टी वो उसी सीट पे 6ठे नंबर पे आ गई है। मतलब उसी सिस्टम के तहत इलेक्शन हुआ ना। मेरा सवाल सर ये है, एक्सीलेंसी मेरा सवाल ये है, उसी इंतखाबी निजाम के तहत आप जीत कर आए हैं ना, असेंबली का हिस्सा बने ना, जिस जगह जीत जाते हैं, जिस पर सवाल उठाया जाता है उसी सिस्टम के थ्रू अभी तक इलेक्शन होते आए हैं, लेकिन नया जो अब सिस्टम आ रहा है उसके ऊपर भी तनाज़ है। कादिर मंदोखेल साहब, ब्रेक के बाद सुनूंगी क्योंकि ब्रेक हमें लेनी है, और ब्रेक के बाद हम अफनानुल्लाह साहब जो हैं उनसे ये सवाल करेंगे कि क्या इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन जो एतराज़ कर रही है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए कर रही है, यानी कि अपोजिशन बराए अपोजिशन है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजूहात भी हैं उनकी। एक ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफनानुल्लाह साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी। अफनानुल्लाह साहब, ये जो ईवीएम अब लाई जा रही है, हुकूमत ये कहती है कि हम लेकर आ रहे हैं शफाफ इंतखाबात के लिए, फ्री एंड फेयर हों, इसमें कोई धांधली का जो इल्ज़ाम लगता है वो ना लगे,
लेकिन जब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रही हूँ, बाकी जमातों से के जो नुमाइंदे हैं उनसे उनका सवाल करूँगी, जब मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में कोई एतराज़ात करती है या इसको अपोज़ करती है तो उनके ऊपर जो है ये तासुर लगाया जाता है कि मुस्लिम लीग नून चाहती नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसी सिलसिले में NA 133 की जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है उसकी एक मुबैना वीडियो जो है वो भी काफ़ी वायरल हुई है, आपने देखी होगी वो वीडियो। उसमें जिस तरह से अभी पता नहीं है कि वो असली है या नहीं है, मतलब मुस्लिम लीग नून की है या किसी और जमात ने इलेक्शन को मुतनाज़ करने के लिए किया है, तो इस तासुर को मज़ीद तक़वियत नहीं मिलती इस तरह की वीडियोज़ देखने के बाद कि शायद वाकई में मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि जो पुराना तरीक़ाकार चल रहा है उसी के थ्रू होते रहे इलेक्शन, क्योंकि उसमें मार्जिन भी होता है कि किसी तरीके से असरअंदाज हुआ जाए, पैसे चला दिए जाएँ, प्री पोल रिगिंग हो जाए। देखें, जो ये वाला अभी भी जो बिल आया है इससे कोई ना प्री पोल रिगिंग रुकेगी, ना ये जो पैसों वाला मामला है ये रुकेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है। आपने और बातें की हैं वो रुकेंगी। ये जो हमने इलेक्शन इस्लाहात 2017 लेके आए थे, पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017, उसके अंदर हमने कॉन्सेंसस डेवलप किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टी समेत PTI के, और उसके बाद जब तमाम लोग एग्री कर गए थे तो फिर हमने वो हालांकि हम 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास, हम आइन में भी तरमीम कर सकते थे, हम कानून भी बना सकते थे, आइन में तरमीम भी कर सकते थे, लेकिन हमें मालूम था कि अगर कोई भी चीज़ वन साइडेड हुई तो वो कॉन्सेंसस नहीं डेवलप हुआ, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी, या इम्प्लीमेंट होगी तो कंट्रोवर्सी होगी और बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे जो अभी हो रहे हैं। तो ये बात गलत है कि हम कोई नहीं करना चाहते थे। और ये जो EVM वाला मामला है, ये बात पहले डिस्कस हुई है, इसके पायलट प्रोजेक्ट हुए हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रिजल्ट आए हैं, जो कि पायलट प्रोजेक्ट की एक पूरी बुक है जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर मजीद बहस होने के लिए ECP ने कहा था कि आप इस पर बहस करें नेशनल असेंबली में और बताएं कि क्या करना है, क्योंकि इसकी जो इसके साथ बहुत सारे मसाइल भी हैं। ये खाली ये नहीं है कि आप ये लगा देंगे तो ये आपका सारा मसाइल हल कर देगा, ये इसके साथ और बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। फिर मेरे भाई नदीम साहब ने ये कहा कि हम जो है वो अपोजिशन बराए अपोजिशन करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक बिल आया स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का, हुकूमत लेके आई। आप यकीन करें कि क्योंकि मेरा एरिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है, मैंने वो बिल पूरा रिव्यू किया और फिर PMLN ने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया। ना सिर्फ उसको सपोर्ट किया, हमने पीपल पार्टी को भी ऑन बोर्ड किया और कॉन्सेंसस से उसको जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव करवाया और बाद में सेनेट में भी उसको सपोर्ट की। तो कोई ये बात करना कि हम अपोजिशन बनाए अपोजिशन में हर चीज़ की इनके खिलाफ जाते हैं, ये बात गलत है। हम तो देखते हैं कि बिल में क्या है उसका कंटेंट और उसके हिसाब से फिर हम चलते हैं। और यही बात जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामानी अफेयर्स की, उसमें हमने इनको बहुत दफ़ा समझाई कि देखें आप ये जो इस तरह ना करें, हम आपके साथ जो है वो हम आउट ऑफ द वे जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मामला बातदरीज होगा, आराम से होगा। ये एकदम से 2.5-3 लाख मशीनें लाके उसको इम्प्लीमेंट, इलेक्शन वाले दिन सारा कुछ फेल हो जाए, एक सिंगल डे है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इतनी अर्जेंसी किस बात की थी गवर्नमेंट को, इसको बतदरीज भी किया जा सकता था। अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है अफनानुल्लाह साहब, क्योंकि आपको वक्त कम दिया है मैंने। शेख रशीद साहब का शुरू में हमने एक शॉर्ट चलाया, उसमें वो कह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि पंजाब के 40 और पूरे मुल्क से 80 हल्कों का नतीजा ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा और अगले इलेक्शन में भी जो अपोजिशन है उनको शिकस्त होगी। तो क्या सर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके सारे वोट PTI के ही हैं कि इतनी कॉन्फिडेंट है PTI, और शेख साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सारे वोट उनको ही मिलेंगे, क्या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें उनका कोई सपोर्टर्स ओवरसीज नहीं है? देखिए, हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर, और ये जो है ये मेरा नहीं ख्याल ये शेख रशीद साहब की खुशफहमी है कि जो है वो इतने ज़्यादा हल्कों के ऊपर और ये सारा मामला हो जाएगा। ये अगेन एक क्या कहते हैं, इन्होंने वो जो आई वोटिंग के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ IT की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने कहा मिनिस्ट्री ऑफ IT को कि आप ये जो आई वोटिंग का सिस्टम है इसको रिव्यू करके बताएं कि ये सिक्योर है कि नहीं और इसके अंदर कोई इशूज तो है कि नहीं। उस पर इस हुकूमत के मिनिस्ट्री, ये पिछली हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत ने एक थर्ड पार्टी कंपनी मिनसेट स्पेनिश फर्म को हायर किया। उस स्पेनिश फर्म ने पूरा रिव्यू किया और उसने कहा ये सिक्योर भी नहीं है, ये हैक भी हो सकता है, इससे इलेक्शन रिजल्ट चोरी भी हो सकता है, आप ये वाला सिस्टम यूज ना करें, आप नया सिस्टम डेवलप करें जिसको कम से कम 3 साल लगेंगे डेवलप करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ IT इस हुकूमत की कह रही है। आप अगर कहेंगे तो मैं वो रिपोर्ट भी आपको भेज दूंगा। फिर बात ये है, मुझे आप एक बात बताएं, अगर एक इंसान एक पाकिस्तानी पिशावर का रहने वाला है और वो कराची जाता है नौकरी करने के लिए, इलेक्शन वाले दिन या तो वो वापस आएगा पिशावर वोट डालने के लिए, या वो अपना वोट मूव करेगा कराची और फिर कराची में वोट डालेगा।
तो जो सहूलत आपने पाकिस्तान के अवाम को नहीं दी ऑनलाइन जाके वोट डालने वाली, वो आप बाहर के लोगों को कैसे दे सकते हैं? खास तौर से उस वक्त जब हमें मालूम है कि ये सिस्टम जो है सिक्योर नहीं है, इसको हैक किया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये जो है, ये देखिए ना, बाहर से आना इतना आसान नहीं होता ना, ओवरसीज जो होते हैं उनका आना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हुकूमत ये कहती है कि हमने उनको ये हक दिया है। मुझे आगे बढ़ने दें अफनानुल्लाह साहब। कादिर बंदू खैर साहब, मैं एक बात ऐड कर दूं जी, जल्दी से करिएगा, एक बात ऐड कर दूं, जी। मैं आधा सेकंड लूंगा, आधा मिनट लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर हमने ये प्रपोज किया था कि 5 सीटें आप बाहर रख दें ओवरसीज पाकिस्तानियों की नेशनल असेंबली में, और 1 या 2 सेनेट में रख दें, और आप जो है उनकी इलेक्शन कराने का एक प्रोसेस इवॉल्व कर लें उधर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से। ये हमारा प्रपोजल था, जिसके ऊपर हुकूमत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ठीक है। अच्छा कादिर बंदू खेल साहब, अगर हुकूमत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर कराने पर राजी हो जाती है और एक अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में करवा भी लेती है, तो फिर भी ऑपोजिशन को एतराज होगा ईवीएम पर? देखिए, हमारा तो एतराज पहले दिन से है, और अभी आपने शेख रशीद साहब से जो बात की 40 सीटों के, यही तो हमें खदशा है कि इन्होंने पहले से धांधली का प्लान 1.5 साल पहले बना दिया है। यही तो उसने आज शेख रशीद साहब ने तो खुल के बता दिया आपको कि जो उनके जहन में बातें हैं और जो हमारे खदशात है वो खुल के बता दिया है। और फिर अगली बात जो ये कर रहे हैं कि हमने जो ओवरसीज की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब ने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा कि आप ओवरसीज को सेपरेट दे दे। अब एक वोट न्यूयॉर्क में वोट डलेगा तो वो जाके बन्नू का या मर्दान का या जोक का तकदीर बदल जाएगा, तो ये न करे आप, ये बिल्कुल धांधली का रास्ता बना रहे हो आप ओवरसीज। और सबसे पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट दिया है, शनाख्ती कार्ड दिया है, उस वक्त 20 लाख रोजगार दुनिया भर से मुज़ाकरात करके दिए है। अच्छा कादिर साहब, ये बात जब बिलावल साहब ने की थी, पार्लियामेंट में खड़े होकर भी की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पेरिस में वोट डाले तो मुल्तान का नतीजा बदल दे। तो पेरिस में जो बैठा हुआ बंदा है, जब वो पैसे भेजता है तो मुल्तान या जिस भी शहर में रहता है वहां पर फायदा होता है, तो फिर उनके वोट आने से क्या मसला है सर? नोट से अगर तब्दीली आ सकती है तो वोट से क्यों नहीं आ सकती? आयशा, आप वही डायलॉग मार रही हो जो पीटीआई वाले करे। भाई बात ये था, नहीं सर, ये डायलॉग नहीं है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, वही मैं देखे, पासपोर्ट सबसे पहले ओवरसीज को भेजने वाले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है। हम तो सबसे पहले ही मायती है पाकिस्तान की तारीख में पहला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था, लेकिन शहीद जुल्फकार अली ने एक मुतफ़क़ा आइन दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम मुतफ़क़ा दी है, तो ये मुतफ़क़ा कानून क्यों नहीं बना सकते हैं? इनको क्या तकलीफ है? बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है हुकूमत से कि एक मुतफ़क़ा कानून जो है वो क्यों नहीं बना सके। नदीम साहब बैठने को तैयार है। जी, नदीम साहब वो तो अभी भी तैयार है बैठने के लिए, तो क्यों नहीं? असल में एक तो मंदो खेल साहब ने ना आपकी बात सही तरह सुनी नहीं। उन्होंने आपके जिस फिक्रे को डायलॉग कहा है वो पूरी पाकिस्तान में जुबान ज़द-ए-आम जो बात वो ये है कि आप वोट पेरिस में डालें, वो मुल्तान में कैसे नतीजा देगा? ये उसी तरह से देगा जैसे आप पैसे पाकिस्तान में कमाते हैं और जदादे बैरून मुल्क बनाते हैं। सोशल मीडिया पे ये फिक्रा जुबान ज़द-ए-आम है। मैं आपको कर्ज कर दूं, हम डिजिटल दौर पे जिंदा हैं। बहुत जिस चीज को ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बना के हमारी अपोजिशन पेश कर रही है, लोग हंसते हैं इस बात पर। आप किसी, मैं आम फाम लफ्जों में कहता हूं, इज इट पॉसिबल कि हम जो कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर है उसके नतीजे को तब्दील कर सके? अगर कैलकुलेटर पे आप 4000 में 4000 ऐड करेंगे तो उसका नतीजा 8000 आएगा। किसी शख्स के लिए मुमकिन है ये? मतलब बड़ी हैरानकुन बात है कि आप जिस दौर में अपना आईडी कार्ड न ले सके बायोमेट्रिक के बगैर, आप बर्तानिया में कैसे कराएंगे? देखिए उसी तरह से करवाएंगे जिस जदीद दौर में मुझे और आपको मुझे देखिए, ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। हमारे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी बहुत ज्वाइन करने के लिए, आज इस इशू पर बात करने के लिए। आपने तमाम जो हमारे मेहमान थे उनकी बात सुनी। कंसेंसस हुकूमत की जानिब से डेवलप नहीं किया गया, हालांकि हुकूमत कहती रही है कि हम बार बार कहते रहे हैं इन लोगों को, इनको हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि किस तरह से ईवीएम काम करेगी, लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत ने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया कि उनके साथ इत्तफाक राय हो सके और उसके मुताबिक एक कानून जो है वो बन सके। वक्त खत्म हो गया है, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।